चलिए सर, चलिए आपका जो चैप्टर चल रहा था इसमें घर्षण, उसका नेक्स्ट है इसमें घर्षण गुणांक। इसमें देखिए आप, पहला जो घर्षण गुणांक है उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। घर्षण गुणांक को म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। घर्षण गुणांक के लिए जब किसी ऑब्जेक्ट को या वस्तु को किसी अन्य सरफेस पर या सतह पर फिसलाया जाता है तब इस पर क्या है? घर्षण गुणांक एक बल लगता है F। ये क्या है? F क्या है? घर्षण बल है। और R क्या होता है यहाँ पर? अविलंब प्रतिक्रिया बल। R क्या है यहाँ पर? अविलंब प्रतिक्रिया बल, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है। तथा इधर के लिए मान लो वस्तु गति कर रही है, मोशन किधर के लिए कर रही है? उसके अपोजिट साइड में, तो हमेशा घर्षण बल इसके विपरीत दिशा में लगता है। तो यहाँ से घर्षण गुणांक पढ़ना है हमें। घर्षण गुणांक होता क्या है? तो घर्षण गुणांक के लिए आप ध्यान रखें, म्यू की वैल्यू निकालनी है। तो घर्षण बल हमेशा अविलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है। घर्षण बल अविलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती लिख के आएगा, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द R, यानी F का मान जो है, घर्षण बल जो है यहाँ पर अविलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है। जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है जिसे हम म्यू से दर्शाते हैं। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? F बराबर म्यू R। जब यहाँ से म्यू का फॉर्मूला निकालेंगे तो ये R कहाँ आ जाएगा? इसमें अपॉन में आ जाएगा, तो F अपॉन R हो जाएगा। तो ये क्या होता है? घर्षण गुणांक का फॉर्मूला है। अगर हम इसमें म्यू के साथ में यदि L जोड़ दें और F के साथ में भी यदि L जोड़ दें तो ये जो वाला जो फॉर्मूला है वो किसके लिए बन जाएगा? सीमांत के लिए। सीमांत यानी लिमिटिंग फ्रैक्शन के लिए बन जाएगा जी। ये लिमिटिंग फ्रैक्शन के लिए बन जाता है ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। अगर हम इसमें म्यू S लिख दें और F S लिख दिया, R सभी के लिए समान होता है इसलिए R लिखा जाता है, तो ये हो जाएगा स्टैटिक के लिए, स्टैटिक घर्षण, स्टैटिक फ्रैक्शन के लिए होता है ये वाला फॉर्मूला। यानी इसमें कुछ ज्यादा चेंज नहीं करना है, फॉर्मूला सभी का सेम है, बस यहाँ पे उनके नाम रिप्रेजेंट कर दिए जाते हैं। तो ये क्या है? उस वाले फॉर्मूले में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब आती है बात कि इनमें तीनों में ज्यादा वैल्यू किसकी होती है? घर्षण गुणांक कौन से वाले घर्षण के लिए ज्यादा होता है? तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो वैल्यू रहती है म्यू की, वो रहती है लिमिटिंग फ्रैक्शन की, सीमांत के लिए रहती है। सीमांत के लिए वैल्यू क्या है? सबसे ज्यादा होगी। फिर इसके बाद में जो वैल्यू है यहाँ पर म्यू S स्टैटिक घर्षण के लिए इससे कम होती है, स्टैटिक फ्रैक्शन के लिए। और फिर सबसे कम जो रहती है इसमें म्यू के काइनेटिक फ्रैक्शन, काइनेटिक यानी गतिक घर्षण के लिए सबसे कम होती है वैल्यू, ठीक है। अब आते हैं, एक था गतिक घर्षण के भी दो प्रकार होते हैं, सर्पी घर्षण और रोलिंग यानी लौटने घर्षण। पहला था स्लाइडिंग फ्रैक्शन, म्यू S का मान ज्यादा होगा, ठीक है। सर्पी घर्षण के लिए कैसा होता है बेटा? ज्यादा होता है। और म्यू R के लिए मान कैसा होता है? कम होता है। लौटने घर्षण के लिए मान कैसा होता है? कम होता है, ठीक है। अब आती है बात, इसका मात्रक क्या होता है म्यू का? तो मात्रक देखो, दोनों का न्यूटन लिखेंगे, बल जो भी दोनों बल है तो क्या होते हैं? न्यूटन में होते हैं, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो जाता है। तो इसका जो मात्रक होता है म्यू का, ये कैसा है? मात्रकहीन है। कैसा है? मात्रकहीन, यानी इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, यूनिटलेस होता है ये। कैसा होता है ये? यूनिटलेस होता है। और अगर इसकी विमा पूछी जाए, डायमेंशन, तो विमा भी इसकी नहीं होती है, ठीक है। विमाहीन होता है, क्या कह सकते हैं इसको? विमाहीन, डायमेंशन लेस, ठीक है। डायमेंशन लेस होता है ये। म्यू की वैल्यू 1 से ग्रेटर नहीं होती है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। एक म्यू की वैल्यू कितनी रहती है? अधिकतम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू जो रहती है वो कितनी रहती है? 1 रहती है। अगर 1 से ज्यादा मान आ रहा है तो वो नहीं होगा, इसलिए इसकी अधिकतम जो मान रहता है वो कितना रहता है? 1 रहता है, ठीक है। इसकी वैल्यू को कम ज्यादा किया जा सकता है,
और एक से ज्यादा कभी भी नहीं होती है। ये कैसे सरफेस के लिए होगी, कैसे तल के लिए होगी, ये खुरदरे तल के लिए होगी। कैसे तल के लिए होगी, खुरदरे तल के लिए। और वो भी कैसा होगा, पूर्णतः होगा तब मान कितना होता है, 1। टोटल रफ होगा तब उसका मान म्यू का कितना होता है, 1 होता है। नहीं तो इसकी वैल्यू कितनी लिखी जाती है, 1 से कम रहती है। और पूर्णतः चिकने के लिए यानी टोटली कैसा है, शाइनी सरफेस है, तब उसके लिए वैल्यू कितनी रहती है, 0 रहती है। तो ये क्या है, घर्षण गुणांक का अगर पूछा जाए तो म्यू का फॉर्मूला होता है, म्यू बराबर एफ अपॉन आर होता है। यहाँ से इसकी वैल्यू को लिए अलग अलग हम इनमें जो घर्षण है, आपके अलग अलग प्रकार के जो घर्षण है उनमें इनको दर्शाया जा सकता है। इसकी वैल्यू को याद रखना कि 1 से कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकती। ये पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा वाला ऑप्शन सही है, घर्षण गुणांक के लिए निम्न में से कौन सा सही है। तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा। यहाँ पे म्यू इज ग्रेटर देन 1 लिख करके दे सकता है। तो ग्रेटर देन यानी 1 से ज्यादा होती है क्या उसकी वैल्यू, तो ये वाला कैसा दिया होगा, रॉन्ग दिया होगा। अभी जो इस साल पूछा गया है, मुझे पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा कथन यानी कौन सा स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है, गलत है। तो ये दिया था उसमें कि F जो है घर्षण बल जो है अविलंब प्रतिक्रिया बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसमें लिख के आया था इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये वाला आपको उसमें से टिक करना था। तो ये क्या है, उसमें गलत स्टेटमेंट दिया था, उनको 4 में से आपको छांटना था। ठीक है, जो ज्यादातर सही से आपको रिप्रेजेंट करे उसी ऑप्शन को आपको लगाना है। ऐसा नहीं कि दूसरा गलत लग रहा था तो उसको नहीं, जो आपकी वैल्यू वैलिड है वो आपको यहाँ पर फॉर्मूले में आती है, उसी वैल्यू को आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं हो सकता, वो आपको इसमें ज्यादा नहीं सोचना है। ठीक है, जो वैल्यू दी हो उसके अकॉर्डिंग क्या है आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट आता है इसमें घर्षण कोण, एंगल ऑफ फ्रैक्शन, ये आपका लिखा हुआ है एंगल ऑफ फ्रैक्शन। इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ये होता है tan लैम्डा बराबर F अपॉन R, या इसको हम लिख सकते हैं tan लैम्डा बराबर F अपॉन R। किसकी वैल्यू होता है, म्यू की वैल्यू होता है। अभी आपने इससे पहले जो फॉर्मूला लिखा है म्यू बराबर F अपॉन R, तो यानी tan लैम्डा की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो सकती है, म्यू के इक्वल हो सकती है। तो यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि जो घर्षण कोण होता है वो घर्षण गुणांक के बराबर होता है। घर्षण कोण जो होता है वो क्या होता है, घर्षण गुणांक के बराबर होता है। अब इसमें पूछा ऐसे जाता है क्वेश्चन, यहाँ पे जो एंगल ऑफ फ्रैक्शन है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट हो सकता है। यहाँ पर पूछा जाता है यदि म्यू बराबर 1 हो, म्यू बराबर 1 हो तब घर्षण कोण क्या होगा, एंगल ऑफ फ्रैक्शन क्या होगा, तब घर्षण कोण क्या होगा। ठीक है, if mu is to 1 then the value of angle of फ्रैक्शन, तब घर्षण कोण का मान पूछा जाता है। तो कभी भी म्यू की वैल्यू यदि 1 दी जाए, tan लैम्डा बराबर 1, म्यू की जगह पे कितना रख दिया मैंने 1, और एक वैल्यू कितने की होती है tan में 45 की, यहाँ पे तो tan 45, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45, तब घर्षण कोण कितना बनेगा 45। ठीक है, 45 बनता है यहाँ पर। और ऐसे भी पूछ लेते हैं कभी कभी कि घर्षण कोण का मान यदि 45 हो तो म्यू का मान कितना होगा, तो म्यू का मान 1 होगा। दोनों अपोजिट में पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। म्यू की वैल्यू यदि 1 हो तो घर्षण कोण कितना होगा। ठीक है, तो ये क्या है, इस प्रकार से हम घर्षण कोण के मान निकाल सकते हैं। अगर इसको देखा जाए कि घर्षण कोण होता क्या है, तो जब किसी वस्तु को किसी अन्य सरफेस पर फिसलाया जाता है तो यहाँ पे एक घर्षण बल लगता है F, और यहाँ पर क्या है R अवलंब प्रतिक्रिया बल होता है, और ये यहाँ पर गति इधर के लिए मोशन करेगा, तब इसके अपोजिट साइड में लग रहा है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स होता है, रिजल्टेंट फोर्स का मतलब है परिणामी मान। जब दो बल एक इधर के लिए खींच रहा है, एक इसके लिए खींच रहा है, तो इनका जो परिणामी वैल्यू मिलेगा, रिजल्टेंट वैल्यू मिलेगी, वो इनके बीचों बीच मिलेगी। दोनों साइड में बराबर फोर्स जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, मान दोनों के लिए बराबर होगा। बीच में वैल्यू कैसी मिलती है, इक्वल मिलती है। तो इन दोनों के बीच में यानी
यहाँ पर परिणामी मान और अविलंब प्रतिक्रिया के बीच में जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं, घर्षण कोण कहते हैं। ये वाला एंगल ऑफ फ्रैक्शन होता है जिसे लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये वस्तु जो रखी है वो सीमांत संतुलन की अवस्था में रखी है। सीमांत संतुलन क्या होता है, जब कोई वस्तु एक जगह पर रखी रहे और वो गति करने की अवस्था में आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, सीमांत संतुलन की अवस्था में। ठीक है, लिमिटिंग फ्रैक्शन की क्या है, कंडीशन में रखी गई है उसको। तो ये क्या है, यहाँ पर एंगल ऑफ फ्रैक्शन पूछा जाता है। अब मान लो 30 दिया होता, म्यू का मान, यहाँ लैम्डा का मान कितना दिया होता, 30, तो 30 के अकॉर्डिंग निकालते वैल्यू। अभी 45 का ज्यादातर क्या है, डायरेक्टली पूछा जाता है, इसलिए आपको ये वाला मान बताया है कि अगर 1 आए वैल्यू तो 45 लगाना है, 45 आए तो 1 लगाना है वैल्यू। ठीक है, ये आपको ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। एक ही है बात, अगर थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसा कि उसमें आपको दिया रहेगा कि कौन से एंगल से उसको रिप्रेजेंट किया गया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको रखना है। ऐसा नहीं कि मैंने लैम्डा लिख दिया तो फिक्स है, चेंजेबल रहता है। कोई बात नहीं है, आप थीटा से रिप्रेजेंट कर देना। ठीक है, नाम चेंज होते रहते हैं, ऐसा नहीं कि नाम फिक्स है उसका। अगला आता है विराम कोण। अगला आता है विराम कोण, एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, विराम कोण क्या होता है, तो जब नत समतल पर, नत समतल होता है इंक्लाइंड प्लेन, यानी इस प्रकार से कोई वस्तु को यहाँ पर रखा जाए, सीमांत संतुलन की अवस्था में रखा जाए और ये वस्तु क्या है, फिसले नहीं। ठीक है, एक यहाँ पर नत समतल है, इसको क्या बोलते हैं, नत समतल, यानी बिल्कुल प्लेन नहीं है। नत समतल यानी इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन। और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज तल, क्षैतिज तल होता है ये, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो जब कोई वस्तु सीमांत संतुलन की अवस्था में रखी है, यानी एक कंडीशन में रखी है, बस फिसलने की, यहाँ पे फिसलने की कंडीशन में है, तब इस पर बताइए आप, अगर ये इधर के लिए फिसलेगी तो घर्षण बल कहाँ के लिए लगेगा, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ऊपर की ओर। ये क्या लगेगा बेटा, घर्षण बल। अविलंब प्रतिक्रिया बल इसके हमेशा ऊपर की ओर लगता है। आर कहाँ लगेगा बेटा, ऊपर की ओर लगता है। और वस्तु का भार, वेट कहाँ होता है, हमेशा नीचे की ओर होता है। तो मान लो ये वेट है इसका mg, ठीक है, तो mg जो भार है, वो वेट है, वो कहाँ लगेगा, हमेशा इसके नीचे की ओर लगता है। तो ये वाला जो भार है वो 2 भागों में टूटेगा, क्योंकि हमेशा परपेंडिकुलर लगता है। परपेंडिकुलर का मतलब है लंबवत लगता है। तो यहाँ पर जो मान जाएगा इसका, इसके बिल्कुल ठीक सामने mg cos थीटा के रूप में टूट जाता है। ये cos थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे तो थीटा आ जाएगा, या अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे तो अल्फा आ जाएगा। अल्फा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और ये इधर वाला कौन सा लगेगा, mg sin अल्फा। ठीक है बेटा, अब आती है बात, डेफिनेशन क्या होती है इसकी। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि एक नत समतल और क्षैतिज, जब कोई वस्तु किसी नत समतल पर सीमांत संतुलन की अवस्था में रखी है, तब नत समतल और क्षैतिज के बीच में जो कोण बनता है उसे हम विराम कोण कहते हैं। ठीक है, और जब कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर लिमिटिंग फ्रैक्शन की कंडीशन में रखा हुआ है, तब इंक्लाइंड प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन के बिटवीन में जो एंगल रहता है, दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, उस एंगल को हम क्या कहते हैं, विराम कोण कहते हैं। ठीक है, विराम कोण का हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी वस्तु कहाँ पर रखी होगी, एक नत समतल पर रखी रहती है। नत समतल का मतलब है वो प्लेन नहीं होता है बिल्कुल। कैसे रहता है, ऐसे स्लाइडिंग की तरह रहता है, जैसे फिसलपट्टी होती है, सेम उसी की तरह क्या है ऑब्जेक्ट रखा होता है, लेकिन फिसल उस टाइम पर क्या है, स्लाइडिंग नहीं कर रहा होता है। ओनली उस कंडीशन में रखा है कि चलने की कंडीशन में है वो, लेकिन चलेगा नहीं, तब सीमांत घर्षण बल लगता है। तो यहाँ पर लैम्डा का मान निकालेंगे, तो 10 के लिए यहाँ पर क्या है, 10 अल्फा। 10 अल्फा बराबर क्या होता है, सॉरी, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर जो घर्षण बल होता है F,
एफ का मान किसके बराबर है बेटा? mg साइन अल्फा के बराबर है। ये पहला समीकरण बन जाएगा। ठीक है, एफ का मान देखो जस्ट अपोजिट क्या लग रहा है, इसके साइन अल्फा लग रहा है, mg साइन अल्फा लग रहा है, तो ये क्या है, इसके अपोजिट है, तो ये दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे मान। सेकंड आता है आर का मान। आर का मान किसके बराबर है? देखो mg कॉस अल्फा के बराबर है। ये दूसरा समीकरण आ गया। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर यानी डिवाइड करने पर, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे एफ अपॉन आर हो जाएगा। राइट हैंड साइड के राइट हैंड साइड में लिखे जाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड के लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं। mg साइन अल्फा, mg कॉस अल्फा। ठीक है, mg से mg कैंसिल हो जाएगा। एफ अपॉन आर बराबर क्या आ जाएगा बेटा? ये साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टेन, तो टेन अल्फा। ठीक है, यानी विराम कोण का फॉर्मूला क्या बन जाता है? टेन अल्फा बराबर एफ अपॉन आर। तो यहाँ पे एक चीज कॉमन देख रहे होंगे आप सभी के, फॉर्मूले एफ अपॉन क्या है? आर है, जिसमें आर का मान जो है mg के बराबर होता है। कभी कभी मान नहीं भी दिया हो डायरेक्ट आर का मान, तो m का मान दिया होगा, यानी m होता है द्रव्यमान, मास। ठीक है, मास की वैल्यू दी होगी, तब m का मान रख देना, और g का मान आपको पता है 10 रख देना। 9.8 होता है, लगभग कितने के बराबर होता है? वो 10 के इक्वल होता है। ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वो। पृथ्वी की सतह पर कितना माना गया है? 9.8 माना गया है। ठीक है, तो g का मान आपको mg जो होता है r के बराबर होता है बेटा। तो m का मान क्या है? m क्या है यहाँ पर? द्रव्यमान है, मास होता है, और r क्या होता है यहाँ पर? सॉरी, g है यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू पृथ्वी की सतह पर कितनी मानी गई है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मान रहता है पृथ्वी की सतह पर। चंद्रमा के लिए मान इसका 1/6 भाग होता है, यानी इसका 6वां भाग होता है, 1/6 होता है इसका। तो ये क्या है यहाँ पर? एंगल ऑफ रिपोज, यानी विराम कोण है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? टेन अल्फा बराबर एफ अपॉन आर होता है। ठीक है, एफ अपॉन आर के बाद में अब टेन अल्फा का मान बताइए किसके बराबर है? ये सॉरी, एफ अपॉन आर किसके बराबर होता है? म्यू के बराबर होता है कि नहीं? तो यानी विराम कोण भी किसके बराबर है? म्यू के बराबर है। और जो म्यू का मान था वो किसके बराबर था? घर्षण कोण के भी बराबर था, टेन लैम्डा। तो तीनों के ही फॉर्मूले आपस में क्या होते हैं बेटा? बराबर होते हैं। सबका फॉर्मूला क्या? एफ अपॉन आर। ठीक है, सभी का फॉर्मूला क्या होता है? एफ अपॉन आर। घर्षण गुणांक आ जाए तो एफ अपॉन आर, घर्षण कोण आ जाए तो भी एफ अपॉन आर, विराम कोण आ जाए तो भी क्या होता है? एफ अपॉन आर। अलग अलग नाम से दर्शा देते हैं। घर्षण कोण को लैम्डा से दर्शा दिया, ठीक है, विराम कोण को अल्फा से दर्शा दिया, और जो घर्षण गुणांक है उसे म्यू से दर्शा दिया। तो इन सभी की वैल्यू किसके इक्वल है? एफ अपॉन आर। एफ का मान न्यूटन में दिया होगा, आर का भी मान न्यूटन में ही दिया रहता है, बट कभी कभी क्या है, द्रव्यमान दे देते हैं तो आर का मान निकालना पड़ता है। जैसा कि आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे उनमें आपको इसकी वैल्यू बता दी जाएगी। अब आता है इसमें कि घर्षण कोण लैम्डा तथा विराम कोण अल्फा में संबंध बताना है। रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ फ्रैक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, अल्फा और लैम्डा में दोनों में संबंध बताना है। तो यहां से हम लिखेंगे, देखो घर्षण कोण का फॉर्मूला क्या था बेटा? घर्षण कोण होता है लैम्डा बराबर एफ अपॉन आर होता है, टेन लैम्डा बराबर, सॉरी। ठीक है, इसके बाद में घर्षण यहाँ पर विराम कोण
का फॉर्मूला क्या होता है एंगल ऑफ रिपोज का? tan अल्फा बराबर f/r। जब दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होती है? इक्वल होती है कि नहीं? तो tan लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1/2 से। 1/2 से क्या देखने के लिए मिल रहा है? tan लैम्डा का मान जो है वो किसके बराबर होगा? tan अल्फा के बराबर होगा। tan से tan कैंसिल हो जाता है तो tan लैम्डा बराबर अल्फा। यानी इससे हम क्या कह सकते हैं कि घर्षण कोण का मान जो है विराम कोण के बराबर होता है। घर्षण कोण का मान जो है विराम कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो ये क्या है आपका घर्षण वाले चैप्टर में से सभी न्यूमेरिकल थे, यानी जो फॉर्मूले हैं 3 फॉर्मूले आते हैं बस इसमें, इन्हीं के बेसिस पर क्या है क्वेश्चन आएगा। और ऑब्जेक्टिव भी आते हैं वो आपकी थ्योरी के बेसिस पर आते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है इनको आप यहां से देखें। पहला लिखा हुआ है घर्षण गुणांक म्यू तथा घर्षण कोण लैम्डा में निम्न संबंध होता है, यानी एंगल ऑफ फ्रैक्शन और कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन दोनों में संबंध पूछा गया है। लैम्डा और अल्फा में संबंध क्या होता है? अरे रुक जाओ ना, नहीं दिख रहे, बता रहे हैं ना आपको। ये तो दिख रहा होगा ये क्वेश्चन, ये वाला। देखिए ये लिखा है घर्षण गुणांक म्यू तथा घर्षण कोण लैम्डा दोनों में संबंध पूछा गया है। तो इनमें दोनों में संबंध बताना है। 4 ऑप्शनों में से कौन सा होगा? तो पहला लिखा हुआ है साइन लैम्डा बराबर म्यू, कॉस लैम्डा बराबर म्यू, tan लैम्डा बराबर म्यू तथा लिखा है इसमें tan म्यू बराबर लैम्डा। तो निम्न में से कौन सा वाला सही है? तो ये वाला सही है। tan लैम्डा बराबर क्या होता है? म्यू होता है। ये वाला ऑप्शन क्या होगा इसमें? सही होगा। ठीक है, तीनों में रिलेशन ये क्या है फॉर्मूले पूछे जाते हैं इस प्रकार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 98 न्यूटन बल का बर्फ पर रखे 100 किलोग्राम द्रव्यमान को ठीक गतिशील करने हेतु आवश्यक है, तो स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान क्या होगा? यानी कोई भी वस्तु रखी हुई है कहां पर? बर्फ पर। तो उसको चलाने के लिए कितने किलोग्राम की वस्तु है? वो 100 किलोग्राम की है। तो उसको चलाने के लिए कितने घर्षण गुणांक की आवश्यकता होगी? जबकि यहाँ पर कितने न्यूटन बल दिया गया है? 98। तो न्यूटन में जो मान दिया रहता है वो F का मान दिया है। कितना दिया है? 98 न्यूटन। F का मान दिया गया है 98 न्यूटन। ठीक है, अब कितने किलोग्राम के द्रव्यमान उठा रहा है वो? 100। तो स्मॉल m का मान दिया है, द्रव्यमान हमेशा स्मॉल m का रहता है। ये कितना दिया गया है? 100 किलोग्राम दिया है बेटा। अब जब हमें मान दे दिया गया है दोनों, तो हम यहाँ पे स्मॉल g का मान नहीं दिया है, तो स्मॉल g का मान क्या होता है? 9.8 होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हम रख देंगे। यहाँ पर फॉर्मूला होता है घर्षण गुणांक निकालना है। देखो कहा गया है म्यू का मान निकालिए, तो म्यू बराबर क्या होता है? F/r। तो F तो अपने पास है लेकिन R नहीं है, तो R हम कहाँ से निकालेंगे? इधर से। R बराबर क्या होता है? mg होता है। m का मान कितना है बेटा? 100 इंटू g का मान 9.8। तो ये कितना हो जाएगा? 980 हो जाएगा। ठीक है, 9.8 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 980। अब यहाँ पे रख दो मान। म्यू बराबर F का मान कितना है? 98 और 980। तो अब सही है। अब 98 से ये कितनी बार कैंसिल होगा? 10 बार। तो 1/10 आ गया। म्यू बराबर 1/10। यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 0.1। तो 0.1 कौन से ऑप्शन में दिया गया है? डी वाले ऑप्शन में दिया गया है। तो ये क्या है? सेकंड क्वेश्चन था इसका। म्यू का मान निकालना था, कितना आ गया? 0.1 आ जाएगा। इसके बाद में आपको दिया गया है स्मॉल जी का मान आपको याद रखना पड़ेगा। पृथ्वी की सतह पर 9.8 होता है। ठीक है, अभी आप गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें यही आपको आएगा पूरा। ग्रेविटी के मान ही आएंगे। 9.8 कैसे आता है मान भी?
उनकी वैल्यू क्या है निकाल के बताएंगे कैसे वैल्यू आती है ये वाली 9.8 और कहाँ कहाँ पर इसके मान चेंज होते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट है, इसमें लिखा है स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान को क्या कहते हैं। तो स्थैतिक के अधिकतम मान को क्या कहेंगे हम, सीमा, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रैक्शन। स्थैतिक के अधिकतम मान को क्या कहते हैं, सीमांत घर्षण कहते हैं। ठीक है, अगला लिखा है निम्न में से कौन सी विधि द्वारा घर्षण बल को कम किया जा सकता है। ठीक है, उसमें दिख रहे हैं लेकिन आप नहीं बोले तो समझें तो ज्यादा सही रहेगा। देखिए इसमें लिखा है निम्न में से कौन सी विधि द्वारा घर्षण बल को कम किया जा सकता है, रिड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो बॉल बेयरिंग के द्वारा, यानी किसी भी वस्तु को हम बेयरिंग अगर लगा देते हैं तो उसमें क्या है कम से कम घर्षण लगता है। इसके बाद में स्नेहकों के द्वारा, लिब्रिकेंट्स जो होते हैं ऑयल है, ग्रीस वगैरह है, इनसे क्या है घर्षण को कम किया जा सकता है। किसी भी सतह पर जब लगा देते हैं तो वहां से घर्षण का मान कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। अगला है पॉलिश के द्वारा, तो पॉलिश के द्वारा भी क्या है घर्षण को कम किया जा सकता है, तो पॉलिशिंग के द्वारा। इसलिए तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए आंसर क्या होगा आपका, ठीक होगा। उपरोक्त सभी कैसे हैं, इसमें सही लिखे गए हैं। अगला है इसमें निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो ये लिखा है निम्न में से कौन सा फॉल्स है, ये वाला बताना है स्टेटमेंट। तो पहला लिखा है दो सतहों के बीच घर्षण गुणांक का मान बढ़ता जाता है यदि सतहों को अधिक खुरदरा बनाया जाए, यानी रफ अगर करते हैं हम सतहों को, सरफेस को कैसा करते हैं रफ, तो घर्षण को क्या होता है बढ़ाया जा सकता है कि नहीं। तो ये वाला पहला जो ऑप्शन लिखा है वो सही लिखा है। सेकंड लिखा है घर्षण बल हमेशा पिंड पर लगाए गए बल के विपरीत दिशा में लगता है, ये भी सही है क्योंकि उसके अपोजिट कार्य करता है, वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तीसरा लिखा है बेलन घर्षण, बेलन यानी रोलिंग फ्रैक्शन सर्पी घर्षण से अधिक होता है, तो ये अधिक नहीं होता है, कैसा होता है कम होता है। ठीक है, कैसा होता है ये कम होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत लिखा गया है, तो हमें क्या है गलत वाला छांटना था, इसमें असत्य वाला रॉन्ग स्टेटमेंट छांटना है। अब अगला लिखा है लकड़ी और लकड़ी के बीच घर्षण गुणांक, तो यह हमेशा एक से कैसा होता है कम होता है, यानी जब किसी एक ऑब्जेक्ट को, एक कैसा है लकड़ी का टुकड़ा है और दूसरे लकड़ी के टुकड़े को अगर उस पर रखा जाए तो दोनों के बीच में जो घर्षण गुणांक है वो हमेशा कैसा होगा, एक से कम होगा, क्योंकि उनकी सतह जो रहती है कैसी रहती है, रफ रहती है, बिल्कुल स्मूथ नहीं होंगी, इसलिए वहां पर उसकी वैल्यू कैसी होती है, एक से हमेशा कम होती है। तो ये स्टेटमेंट 3 सही लिखे गए हैं और एक कैसा लिखा गया है, इसमें गलत लिखा गया है। अगला है घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होता है, तो घर्षण बल द्वारा देखो कभी भी कार्य जो किया जाता है वो हमेशा क्या है उसके विपरीत होता है, लेकिन कार्य का जो मान होता है वो कार्य का मान क्या है, इसमें यहाँ पर ना तो ऋणात्मक होता है, ना ही धनात्मक, ना ही शून्य होता है। ठीक है, क्योंकि जब कार्य किया जाता है, लेकिन कभी ऐसे पूछा जाए कि अगर हम किसी बक्से को खींचें तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा, तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, क्योंकि उसको अपोजिट डायरेक्शन में खींचते हैं फिर, तो वहां पर क्या है नेगेटिव रखना है। लेकिन अगर घर्षण में पूछा जाए घर्षण बल द्वारा, तो घर्षण बल द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया जाता है, वो तो अपने आप ही लग जाता है, क्योंकि दो सतह जब संपर्क में आती हैं तो उनके बीच में घर्षण क्या है अपने आप कार्य करता है। अगला लिखा है यदि दो सतहों के मध्य में स्नेहक लगा दिए जाएं, लुब्रिकेंट्स लगा दिए जाएं, तो दोनों एक दूसरे से चिपक जाएंगी, एक दूसरे से पर फिसलेंगी। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही रहेगा इसमें, एक दूसरे पर फिसलेंगी। अगला लिखा है बर्फ पर चलते समय फिसलने से बचने के लिए छोटे छोटे कदम रखे जाते हैं, क्यों, क्योंकि जब बर्फ पर चलना होता है तो घर्षण गुणांक, घर्षण का मान कैसा होता है कम होता है, इसलिए वहां पर छोटे छोटे कदम रखे जाते हैं। यहाँ पर घर्षण का मान कैसा रखा जाना चाहिए, कम से कम होना चाहिए।
तो घर्षण बल का मान कैसा होता है इसमें, कम होता है, इसलिए छोटे छोटे क्या है कदम रखे जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, घर्षण का मान कैसा होता है, बर्फ पर कम होता है, इसलिए घर्षण बल का मान हमेशा कम होगा। तो वहां पर क्या है, हमें छोटे छोटे कदम रखने चाहिए। जो स्टेप है वो कैसे रखने चाहिए, कम कम डिस्टेंस पर रखने चाहिए। अगला है, किसी नक्शम तल पर एक बक्सा स्थिर अवस्था में क्या है, स्टॉप कंडीशन में रखा हुआ है। यदि झुकाव कोण कितना है, यानी एंगल दिया गया है, एंगल ऑफ फ्रैक्शन 30 डिग्री है, तो यदि बक्सा फिसलना प्रारंभ कर देता है तो स्थैतिक घर्षण गुणांक क्या होगा। तो म्यू की वैल्यू पूछी गई है, कितनी होगी, तो म्यू बराबर होता है 10 लैम्डा बराबर क्या होता है, म्यू होता है। तो म्यू का मान पूछा गया है, तो 10 लैम्डा का मान कितना दिया है बेटा, यहाँ पर 30 दिया है, लैम्डा की वैल्यू 30 दी है। म्यू 30 का मान कितना होता है 10 में, 1/√3 होता है, 1/√3 म्यू। तो म्यू का मान आ जाएगा 1/√3 का मान होता है 1.732, ये होता है। तो म्यू बराबर जब इसका डिवाइड करेंगे इसमें, तो ये वाला आ जाएगा 0.577। ये क्या है, इसका मान आ जाएगा, जब डिवाइड करेंगे ना तब इसका मान क्या आ जाएगा, म्यू बराबर 0.577 आ जाएगा। तो ये क्या है, इसका आंसर होगा। इस तरीके से एंगल अगर यहाँ पे 30 की जगह 45 होता तो आंसर कितना होता, फिर 1 होता। ठीक है, अगर म्यू का मान यहाँ पर ये एंगल ऑफ फ्रैक्शन कितना दिया होता, 45 दिया होता, तब इसकी वैल्यू कितनी होती घर्षण गुणांक की, 1 होती। अगला लिखा है, निम्न में से कौन घर्षण कम करने में प्रयुक्त नहीं होता है। क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ लेना, क्या है नहीं को नहीं पढ़ पाते हैं तो गलती हो जाएगा उसमें पूरा, है ना। तो घर्षण को कम करने के लिए कौन सा प्रयुक्त नहीं होता है, तो तेल लिखा है, बॉल बेयरिंग लिखा है, मिट्टी लिखा है और ग्रेफाइट लिखा है। ठीक है, तो इसमें आंसर लिखा हुआ है वो मिट्टी लिखा हुआ है, लेकिन ग्रेफाइट क्यों नहीं है, ये बताओ। ग्रेफाइट देखा है बेटा, सभी ने देखा है, पेंसिल की लीड जो होती है उसमें ग्रेफाइट लगा होता है और वो कैसा होता है, स्मूथ होता है, यानी चिकना होता है, खुरदरा नहीं होता है। इसलिए उसका उपयोग जो है घर्षण को कम करने में किया जाता है, बढ़ाने में नहीं किया जाता। ठीक है, तो प्रयुक्त नहीं होता है, तो ये क्या है, मिट्टी। ठीक है बेटा, मिट्टी में जो पेंसिल होती है, ठीक है, उसमें लगा रहता है, ये वाली नहीं, वुडन वाली उसमें। ठीक है, ये क्या है, अगर इसके दोनों सिरे निकाल लें तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, इसमें करंट भी आ जाता है। अगर दोनों साइड में लीड साफ यानी शार्प हो तो उसमें भी करंट आ जाएगा, क्योंकि ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, गुड कंडक्टर होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसमें ये लिखा है 250 न्यूटन भार की एक सीढ़ी घर्षण रहित ऊर्ध्वाधर दीवार पर लगाई जाती है। सीढ़ी व पृथ्वी के तल के बीच में घर्षण गुणांक 0.3 है, तो पृथ्वी तल पर व सीढ़ी के संपर्क में बिंदु पर अधिकतम घर्षण बल होगा। तो बल का मान पूछा गया है, कितना होगा इसमें, तो यहाँ पर म्यू बराबर क्या होता है, F/R। म्यू का मान दिया गया है 0.3, और यहाँ पर 250 न्यूटन भार की एक सीढ़ी रहित ऊर्ध्वाधर तल है, तो आर का भी मान दिया हुआ है 250 न्यूटन, आर का मान। तो एफ का मान हमें निकालना है, तो ये क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो एफ का 1 से होगा, एफ हो जाएगा 250 का 3 से करेंगे तो ये कितना होगा, 750 होता है, बट 0.3 है तो 1 अंक बाद क्या है, दशमलव आ जाएगा यहाँ पे। तो एफ का मान कितना आ जाएगा, 75 न्यूटन आ जाएगा। एफ का मान कितना आ जाएगा, 75 न्यूटन आ जाएगा। ये क्या है, घर्षण गुणांक का मान 250 न्यूटन। आर का मान दिया है, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा है, फ्रैक्शन ऑफ फोर्स। जब फ्रैक्शन ऑफ फोर्स पूछा जा रहा है, घर्षण बल पूछा जा रहा है, तो बाकी का बचा हुआ क्या है, और हमेशा घर्षण बल का मान कम होता है और
अविलंब प्रतिक्रिया बल का मान ज्यादा होता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का मान कैसा होता है, ज्यादा होता है। ऊपर की वैल्यू हमेशा कम होती है, नीचे की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है, तभी उसमें मान 1 से कम आएगा। या तो बराबर हो सकती है या फिर हमेशा वैल्यू ऊपर की जो घर्षण बल है वो हमेशा कैसा रहता है जी, कम रहती है वैल्यू। अगर ज्यादा आ रही है तो आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है, वो ध्यान रखना है इसमें। आप बिना सोचे समझे अगर 2 मान दिए गए हैं तो कम वाला मान हमेशा ऊपर रख देना और ज्यादा वैल्यू वाला हमेशा नीचे रख देना। उसमें ये नहीं सोचना है कि कौन सा घर्षण बल है और कौन सा इसमें अविलंब प्रतिक्रिया बल है, कौन सा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है। आप तो कम वाली वैल्यू को ऊपर रख देना और ज्यादा वाली वैल्यू को नीचे रख देना। अगला लिखा है सीमांत घर्षण। अब इस वाले से जो यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है इससे क्या करना है, आपको जोड़ना है सभी सेंटेंसों को। तो यहाँ पे पहला लिखा है सीमांत घर्षण हमेशा गतिज घर्षण से अधिक होता है, ठीक है। अगला लिखा है सीमांत घर्षण हमेशा गतिज घर्षण से कम होता है। और थर्ड लिखा है गतिज घर्षण के बराबर होता है। फोर्थ लिखा है गतिज घर्षण से कभी कम कभी ज्यादा। तो सीआईडी वाला दिमाग मत लगा देना कि फोर्थ वाले में क्या आ गया, ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं है ना। तो क्या है इसमें हमेशा गतिज घर्षण से, यानी वैसे भी आप ध्यान रखना कि सीमांत का मान तो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये वाला कैसा लिखा गया है, गलत लिखा गया है। सीमांत घर्षण हमेशा गतिज घर्षण से अधिक होता है, सॉरी ये वाला सही लिखा है, बाकी के 3 कैसे लिखे गए, गलत लिखे गए। नेक्स्ट है इसमें अगला दिया गया है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो सत्य वाला इसमें छांटना है। निम्न में से कौन सा कथन ट्रू लिखा गया है, सत्य लिखा गया है। तो पहला लिखा है ऑप्शन लोटनिक घर्षण यानी रोलिंग फ्रैक्शन सर्पी घर्षण से अधिक होता है। तो लोटनिक घर्षण यानी रोलिंग फ्रैक्शन कैसा होता है, हमेशा कम होता है। जब वस्तु गोल गोल घूमती है तो ज्यादा दूरी तक जाती है और जब स्लाइड करके पहुंचाते हैं तब वो कम दूरी तक पहुंचती है। तो यहाँ पर क्या है, ये गलत लिखा हुआ है स्टेटमेंट। अगला देखेंगे लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से हमेशा घर्षण से कम होता है, यानी रोलिंग फ्रैक्शन जो है स्लाइडिंग फ्रैक्शन से कैसा होता है, कम होता है, लेस होता है। और थर्ड लिखा हुआ है लोटनिक घर्षण तथा सर्पी घर्षण के मान समान रहते हैं तो कभी भी इक्वल नहीं होते। और लोटनिक घर्षण तथा सर्पी घर्षण एक ही घर्षण के 2 नाम है, तो ऐसा नहीं है, दोनों क्या है, अलग अलग है, ठीक है। गति के प्रकार हैं दोनों, लेकिन दोनों में कंडीशन अलग अलग लगती है। एक में क्या है, वस्तु गोल गोल घूम करके जाती है, एक में स्लाइड करके जाती है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, लोटनिक घर्षण जो है सर्पी घर्षण से कैसा होता है, कम होता है, ठीक है। अगला लिखा है जब कोई वस्तु किसी पृष्ठ पर गति करती है तो घर्षण बल कहलाता है। मान लो मूव कर रही है, गति कर रही है, मोशन कर रही है, तब कौन सा घर्षण लगेगा, गति घर्षण लगता है। कौन सा लगता है, गति घर्षण। अगला लिखा है किसी रोलर को खींचने के बजाय धकेलना आसान होता है, यह कथन है। यानी जब किसी रोलर को अगर हम खींचें तो ज्यादा आसान रहेगा कि उसको लुढ़का कर ले जाएं तो आसान रहेगा। तो यहाँ पर लिखा है किसी रोलर को खींचने के बजाय धकेलना आसान रहता है, यह कथन कैसा है। तो ये कैसा लिखा गया है, ट्रू लिखा गया है, सत्य लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट वाला नहीं भी दिखाई दे रहा हो तो यहाँ पे देख लेना, मैं लिख देता हूँ। एक तो दिया है म्यू एस म्यू के और म्यू आर, 3 आपको घर्षण गुणांक दिए गए हैं। म्यू एस क्या होता है, स्थैतिक घर्षण गुणांक, स्टैटिक फ्रैक्शन, और के दिया है काइनेटिक के लिए और आर दिया है रोलिंग के लिए। तो इनको क्या है, लोटनिक घर्षण गुणांक हो तब निम्न में से कौन सा सही है। एस सॉरी सर्पी के लिए दिया है, एक स्टैटिक दिया है, एक सर्पी दिया है के वाला, और एक दिया है लोटनिक घर्षण, ये वाला सर्पी के लिए लिखा गया है, ठीक है। काइनेटिक लिख दिया है और ये लोटनिक है और ये वाला स्टैटिक है। तो तीनों को क्रम से लगाना है। तो यहाँ पर 3 क्रम दिए गए हैं, म्यू एस, म्यू के और म्यू आर। पहले ऑप्शन में ये दिया है म्यू एस, म्यू के और म्यू आर, ये दिया गया है। बी ऑप्शन में दिया है म्यू एस, म्यू के, म्यू आर। के काइनेटिक होता है बट उसमें नाम दे दिया है। क्वेश्चन
में दे दिया है, वैसे बाकी का कोई उसमें बड़ा इशू नहीं है कि नाम क्यों दे दिया है। अब ऐसा ही है, कोई किसी को नाम दे देते हैं तो उसमें गणित में नहीं मानते, अब कोई भी वैल्यू मान लेते हैं, कभी ए मान लेते हैं, कभी एक्स मान लेते हैं, तो ये वैल्यू कोई फिक्स नहीं है। इनमें वो जो कह रहा है क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग चलना है, आपको अपनी मर्जी से नहीं करना है, ठीक है। जैसे अगर आपको कोई रास्ता बताया जाए कि बेटा सीधे जाना है, अब सीधे आपके सामने आ गई बिल्डिंग, थोड़ा सा बगल में गली है, तो क्या आप मुड़ेंगे नहीं, सीधे घुस जाएंगे उस बिल्डिंग में? अपनी आइडेंटिफाई भी तो करनी पड़ेगी, इंसान है, इंसान की तरह करना पड़ेगा काम। ऐसा नहीं कि जानवर है कि 4 दिन ले गए तो उसी रास्ते से जाएगा, वो होता है कि नहीं? चलिए, ये 2 ऑप्शन दिए गए, दोनों में से बताना है कौन सा वाला सही होगा। तो यहाँ पर लिखा है म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू के इज ग्रेटर देन आर, यानी म्यू एस का मान ज्यादा है, स्टैटिक का ज्यादा है, फिर उससे कम सर्पी का है, फिर सबसे कम रोलिंग का है। तो सब सही कौन सा वाला लिखा गया है? बी वाला ऑप्शन लिखा गया है, या इसमें जो भी दिखाई दे रहा हो देख लेना, इसमें कौन सा लिखा है? सी वाला लिखा है, ये वाला उल्टा दिया गया है क्रम, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है ये, अगला दिया है इसमें एक 5 किलोग्राम वाली वस्तु है, 30 डिग्री के झुकाव कोण से खुरदरी नत समतल पर नियत वेग से फिसलना प्रारंभ करती है, तो घर्षण गुणांक होगा। तो म्यू का मान यहाँ पे क्या है? विराम कोण दिया गया है, अल्फा का मान दिया गया है 30 डिग्री, अल्फा का मान कितना दिया गया है? 30 डिग्री दिया गया है अल्फा का मान। तो यहाँ पर tan अल्फा बराबर क्या होता है? फॉर्मूला म्यू होता है, म्यू का मान निकालना है बेटा, ठीक है, घर्षण गुणांक निकालना है। तो अल्फा का मान दिया है 30 डिग्री, तो 30 पर वैल्यू निकालेंगे, tan 30 का मान, म्यू बराबर क्या हो जाएगा? 1/√3, 1/√3 हो जाएगा। कौन सा वाला सही है इसमें से? पहला वाला, 1/√3 लिखा हुआ है, क्या बेटा? 30 लिखा हुआ है, दिख नहीं रहा होगा है ना, झुकाव कोण दिया हुआ है, उसमें एंगल ऑफ फ्रैक्शन ब्लैक कलर का हो गया है, इसलिए पॉइंट उसमें नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो ये क्या है? 30 डिग्री दिया हुआ है, तो 30 डिग्री पर tan 30 की वैल्यू कितना होता है? सभी वैल्यू 30 पर ली जाती है। पाइप ऐसे दे दिया है, वस्तु का भार दे दिया है, कितने किलोग्राम की वस्तु है? 5 किलोग्राम की है। अगला लिखा है यदि एक साइकिल गति कर रही है तो पृथ्वी तल द्वारा इसके दोनों पहियों पर आरोपित बल जो है किस प्रकार से लगता है? तो दोनों पहिए पर कहाँ लगेगा? पीछे की दिशा में लगेगा। अब इसमें क्वेश्चन कभी कभी ये दे दिया जाता है कि पहियों पर जब बल नहीं लगाते हैं तब घर्षण बल कहाँ लगेगा? तो दोनों पर पीछे की ओर लगता है, और जब पेडलिंग करते हैं, पेडलिंग यानी उस पर पेडल मार रहे हैं, तब उस पर हमेशा आगे वाले पहिए का तो पीछे के लिए लगेगा, ठीक है, और पीछे वाले पहिए का आगे की ओर लगता है, ये अपोजिट हो जाता है डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये आपका क्या है? घर्षण के ऑब्जेक्टिव थे, ठीक है, और भी लिखा देंगे इनके अलावा भी, और नेक्स्ट टाइम टेस्ट लेंगे जब आपको बता दिया जाए कब ले रहे हैं इसमें।